ये मेरे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। आप देखोगे यहाँ पर ऑल टाइम हाई से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लगातार 2 दिन हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। इस दिन लगभग 1% के आसपास, इधर 0.5% के आसपास का फॉल था। ऊपर से हम लगभग 2% के आसपास डाउन है। लेकिन क्योंकि ये जो फॉल है ये ऑल टाइम हाई से आ रहा है, बहुत लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हो गया कि इस बार मार्केट में कुछ अजीब होने वाला है, क्या क्या मार्केट क्रैश करने वाला है। और प्लस सबको पता है कि दिसंबर के महीने में हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिलती ही मिलती है, अक्सर देखने को मिलती है। आप ये रिकॉर्ड जाके चेक करेगा, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं, बट ये जो सारी चीज़ें हैं वही लोगों के बीच में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, क्या फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, चार्ट हमें क्या कह रहा है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना देख के केवल थंबनेल या टाइटल देख के जज मत करिएगा कि अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ क्रैश होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो थोड़ा 2 मिनट निकाल के सुन लीजिएगा या फिर जज मत करिएगा, ठीक है। पहले किसी कंक्लूजन में मत पहुंचिएगा। चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल फैक्टर से शुरू करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये दिक्कत आ क्यों रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर बाजार गिरता भी है, मार्केट क्रैश होता भी है, तो प्रॉब्लम क्या क्या बन सकती है और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर आप मार्केट क्रैश की बात करें तो क्रैश मतलब होता है एक बड़ा डाउनफॉल, एक बिग डाउनफॉल होता है। तो क्या ये सारे रीजंस जो हैं वो बड़े डाउनफॉल करवा सकते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन, बिकॉज मार्केट में कैटलिस्ट रीजंस अभी यही है जो आपको नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या बाजार की अभी यही है, लैक ऑफ मार्केट वाइड पॉजिटिव कैटलिस्ट। हमें कोई ऐसा न्यूज़ या कोई ऐसा इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है जिससे पूरा मार्केट खुश हो जाए। ये इलेक्शन जैसा बड़ा इवेंट जिसमें बीजेपी जीत जाती है, वो भी बाजार को केवल एक दिन ऊपर ले जा पाया। आरबीआई ने रेट कट कर दिया, वो भी बाजार को केवल एक दिन माइल्डली ऊपर रख पाया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हो रही हैं। बीजेपी का जीतना बिहार में एक्सपेक्टेड था, अगर हार जाती तब आपको कुछ इंपैक्ट देखने को मिलता। आरबीआई का रेट कट एक्सपेक्टेड था, अगर आरबीआई रेट कट नहीं करता तब जाके आपको कुछ इंपैक्ट देखने को मिलता। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो एक्सपेक्टेड टर्म्स में ही चल रही हैं, जिस कारण ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। कोई भी ऐसा कैटलिस्ट नहीं मिल रहा है जो पूरे मार्केट को ऊपर लेके जा सके। ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ जाए ना तो हम भी ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएंगे, बट हो क्या रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो थोड़ा मैं इसमें आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, छोटी वीडियो ही रहेगी, बट थोड़ा सा फोकस करेगा समझने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या एफआई का एग्जिट करना। जब तक एफआईज यहाँ पे सेल करते रहेंगे तब तक मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिलने वाला नहीं है। देखो, डीआईएस दबा के बाइंग कर रहे, इसमें कोई नहीं है। पिछले महीने लगभग ऑलमोस्ट 60,000 ये आपके सामने मैंने यहाँ पर एफआईएस का डेटा खोल लिया। आप देखो इनकी इक्विटी में केवल आप नेट परचेज देखिए, आप देख रहे हो जब भी सेलिंग करने की बारी आती है 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 34-37,000 करोड़, ये काफ़ी बड़े नंबर्स में सेल करते हैं। जब भी बाइंग करने की बारी होती है ना तो ये नंबर्स काफ़ी छोटे रहते हैं। और दिसंबर महीने में भी लगभग उन्होंने 8,000 करोड़ की सेलिंग जो है वो ऑलरेडी कर दी है। इनके सेलिंग के पीछे की भी वजह है, लेकिन जब तक ये एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी तब तक मार्केट में हमें कोई भी पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकता। देखो, अभी डीआईएस जो है ना वो रिटेलर की मदद से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आप लोग जो एसआईपी करते हो वो पैसा ही मार्केट में ही लगता है। तो अभी डीआईएस जो है वो मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल तय कर सकते हैं। अगर ये बाई करते रहें डबल मात्रा में, और जनरली ये 1.5 गुना या 2 गुना ही बाइंग करते हैं जितना भी एफआई सेल करते हैं, तो ये मार्केट को ऊपर बनाए रख सकते हैं। इसीलिए हमारा बाजार गिर नहीं रहा बहुत ज़्यादा। अगर डीआईएस की बाइंग रुक जाए, आप लोग एसआईपी करना छोड़ दो, रिटेलर्स अगर पैनिक कर जाना, हमारा मार्केट भी बहुत तेज़ी से गिर सकता है। ये डायरेक्शन को बना के रख सकते हैं, ये मार्केट के फॉल को रेजिस्ट कर सकता है। अगर एफआईएस गिराना चाह रहे हैं तो उससे हमें बचा सकते हैं, बट ये कभी भी मार्केट में एक मोमेंटम नहीं जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑप्शंस के बड़े प्लेयर नहीं है। तो ऑप्शंस में बड़ी पोजीशन होने के कारण एफआईएस कभी भी अपने अगेंस्ट में बड़ा मोमेंटम, फास्ट मूवमेंट, ब्रेकआउट वगैरह नहीं आने देते हैं, जिस कारण से हम एक स्टेलमेट सिचुएशन में पड़ गए। डीआईएस मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, एफआईएस मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे, इसी कारण से ये खींचतान चली हुई है। बट डीआईएस थोड़े स्ट्रांग है, इसीलिए हम ऊपर के लेवल्स में। अब एफआईएस बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके सबसे बड़ी वजह डिक्लाइनिंग रूपी। अब मान लो अगर आप एक एफआईआई हो, आप विदेश से इंडिया में पैसे ला रहे हो, तो ये एग्जांपल मान लेते हैं कि आप अमेरिका से यूएस डॉलर से इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको यूएस डॉलर सेल करना पड़ेगा और अपना इंडियन रुपीज़ आपको बाई करना पड़ेगा, फिर ले जाके आप मार्केट में डालोगे। और फिर जब बेचने की बारी है तो यहाँ पे मान लो आईएनआर आपको मिला था 88 रुपए के भाव से, ठीक है। और जब बेचने की बारी है, मान लो आपने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया 10%, और फिर जब आपको बेचने की बारी आई तो आईएनआर का दाम हो गया 92 रुपीज़ का, यानी आईएनआर और ज़्यादा गिर गया। तो अब आपको बेच के जब ले जाना है तो जो यूएस डॉलर में आपका नेट रिटर्न हुआ वो नेट रिटर्न आपका कम हो जाएगा ना। तो अगर इंडियन रुपी ऐसे ही फॉल करती रही तो एफआईज अपना बेचना कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज उनको इससे डायरेक्ट घाटा होता है। अगर इंडियन रुपी स्ट्रांग हो तो इसका उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और प्लस खाली डिक्लाइनिंग रुपी नहीं, उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इंडिया में आपको एआई का प्ले बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया को एआई के अगेंस्ट हेज कंसिडर किया जा रहा है कि अगर दुनिया भर
में बबल बर्स्ट होता है ना, तो इंडिया के मार्केट्स में उसका कम प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज एआई के कारण हमारे मार्केट में कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही। तो वो फायदा हमें तब मिलेगा जब बबल बर्स्ट वाला सिनेरियो होता है। अभी वैसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, तो अभी हमें उसका नुकसान हो रहा है। एआई हार्डवेयर प्ले, बहुत सारी वियतनाम वगैरह बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री है जो एआई हार्डवेयर बूम के कारण पैसा कमा रही है, और अमेरिका खुद एआई का सबसे बड़ा हब है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न एआई जनरेट कर रहे हैं। तो क्यों ना वो पैसे अमेरिका में ही डाल लें। येन कैरी ट्रेड, मतलब जापान में जो है वहाँ पे रेट हाइक की बात चल रही है, और जापान से बहुत ज़्यादा पैसा लोन लेके इंडिया जैसे मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर रेट हाइक होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो उन्हें इंडिया से पैसा बेच के जो भी येन वाला करेंसी उन्होंने कैरी ट्रेड करें वो सारे क्लोज करने पड़ेंगे। तो शायद वो इंडिया से स्टॉक बेचकर वहाँ पे अपना लॉस वगैरह कवर करें, उस ट्रेड को क्लोज करें। तो ये भी एक बड़ी वजह है। ये खैर ग्लोबल इशू है, सारे देश को ये फेस करना पड़ रहा है, बट बाकी ये जो दोनों इशूज़ हैं ये इंडिया स्पेसिफिक है, जिस कारण से हमें एफआईआईज़ का साथ नहीं मिल रहा, और जब तक एफआईआईज़ का साथ नहीं मिलेगा तब तक हमें बड़ी कुछ भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या ये मार्केट क्रैश करवा सकता है? द आंसर इज नो। मैं हर एक प्लान के साथ आपको बताऊंगा एफआईआईज़ की सेलिंग से आप हमारा मार्केट क्रैश नहीं हो सकता है। डीआईआईज़ आर स्ट्रांग इनफ। अब हमारा मार्केट केवल एक कंडीशन में क्रैश हो सकता है, वो है रिटेलर्स का पैनिक करना। जब रिटेलर्स पैनिक कर जाएं उसी दिन मार्केट हमारा क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसे एफआईआईज़ भी नहीं बचा पाएंगे, डीआईआईज़ भी नहीं बचा पाएंगे। रिटेलर्स पैनिक कब करते हैं? या तो बाजार जब धीरे धीरे करके एक हद से ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जब उनको लगता है कि यार काफ़ी गिर चुका है, तब पैनिक करते हैं, या फिर कोई सडन न्यूज़ आ जाए, जैसे कोविड की न्यूज़ थी, डीमोनेटाइजेशन वगैरह, कोई सडन न्यूज़ आ जाए तो ही यहाँ पे पैनिक होता है। बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। देखो, अभी आपने सुना होगा कि हमारी जीडीपी जो है वो 8.2% है, तो आपको लग रहा होगा कि इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत तगड़े तरीके से ग्रो कर रही है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखो, हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ है ना वो ठीक ठाक ही हो रही है, ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक हो रही है, बट वो ग्रोथ जो है वो हमें रियल जीडीपी की ग्रोथ पता चलती है। रियल जीडीपी मतलब हम 2011-2012 के हिसाब से हमने एक प्राइस फिक्स कर रखा है कि यहाँ पे हमने चीज़ों की प्राइस फिक्स करी है, इसके हिसाब से हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। तो उस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें रियल जीडीपी ग्रोथ काफ़ी सही लगती है। वैसे 8.2 का जो ग्रोथ रेट है ये भी सस्टेनेबल नहीं है, बट स्टिल हमारी कंट्री जो है वो ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रही है। बट स्टॉक मार्केट के लिए जो चीज़ मायने रखता है वो होता है नॉमिनल ग्रोथ। नॉमिनल ग्रोथ वो होता है जिसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके करंट प्राइस के हिसाब से बताते हो कि अभी जो प्राइस चला उसमें क्या ग्रोथ है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि रियल जीडीपी के हिसाब से इस बार स्टील सेक्टर जो है वो 11% ग्रो किया है, यानी स्टील प्रोडक्शन 11% बढ़ा है। अब जो कंपनी बेचने जा रही है, मान लो टाटा स्टील ने 11% ज़्यादा स्टील बनाया, जब वो बाजार में बेचने गए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार इस बार तो महंगाई काफ़ी कम है। आपको पता है इंडिया का इन्फ्लेशन 0.25% चला गया, ओवरऑल देखोगे तो 2.6% के आसपास महंगाई है, यानी महंगाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और जब महंगाई कम रहती है तो चीज़ों के दाम सस्ते रहते हैं, तो कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो उनका प्रोडक्शन 11% बढ़ा था। वो जब बाजार में बेचने गए, क्वार्टर वाइज कंपैरिजन कर रहा हूँ, जब वो बाजार में बेचने गए तो उन्हें रियलाइज हुआ यार महंगाई तो केवल 1% बढ़ी है, तो उनको जो टोटल फायदा हुआ, उनका जो टोटल आउटपुट ग्रोथ हुआ वो केवल 12% का हुआ। मैं मानता हूँ कि रॉ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस सेम रहेंगे, एक बार अज्यूम कर लो आप, तो 12% के आसपास केवल ग्रोथ हुआ। यहीं पे अगर महंगाई काफ़ी ज़्यादा रहती, महंगाई 4-5% रहती, तो यहाँ पर आप 5% इसको जोड़ देते और आपका जो नेट ग्रोथ होता वो 11 + 5% 16% का होता। तो आप देख रहे हो, इसको हम नॉमिनल ग्रोथ बोलते हैं और इसको रियल ग्रोथ आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो नॉमिनल ग्रोथ जनरली 9 से 11% के बीच में चलता है, जो अभी 8 से 7%, 8.7% अभी चल रहा है। तो नॉमिनल ग्रोथ कम हो गया, यानी जो कंपनियां हैं उनकी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट में वैल्यूएशन देखने का। तो Q2 के जो रिजल्ट से इस बार वो अच्छे आए थे, मैं ये नहीं बोल रहा रिजल्ट खराब आए थे, अभी रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, पर जब आप उनकी प्रॉपर नॉमिनल अर्निंग्स देखते हो तो वो हमें उतनी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, वो हमें थोड़ी सी कम देखने को मिले, जिस कारण से जो ये जीडीपी के नंबर्स है ना वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। वरना 8.2% के हिसाब से तो हमें बहुत तगड़ा भागना चाहिए, क्योंकि जब पहले हमारी जीडीपी 6 से 7 के बीच में रहा करती थी तभी भी हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है 2023 और बाकी सारे ईयर्स में, इसीलिए इसका ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक अर्निंग्स की बात है, अर्निंग्स जो अच्छी आ रही है ना वो मोटा मोटी अच्छी आ रही है। अर्निंग्स केवल कॉन्सेंट्रेटेड है इन 5, जितना निफ्टी बढ़ा है ना, अगर उस निफ्टी बढ़ने में, अब यहाँ पे JSW स्टील है, ठीक है, और नीचे इन्फोसिस है, मैं आपको
कैसे दिखाऊँ, वहाँ पे नीचे इन्फोसिस है, आप ध्यान रखो। तो HDFC, रिलायंस, TCS, JSW, इन्फोसिस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे JSW और इन्फोसिस। अगर आप इन्हीं के केवल नंबर्स को देख लोगे ना तो आप निफ्टी के पूरे जितनी भी ग्रोथ हुई उसको जस्टिफाई कर सकते हो। और एक बार अगर इनके अर्निंग्स को आप हटा दो ना तो बाकी सारे स्टॉक्स की अर्निंग और कम हुई है, तो अर्निंग कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, और प्लस नॉमिनल अर्निंग्स जो है ओवरऑल वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। FMCG में आपको प्रेशर देखने को मिल ही रहा है। आपको क्यों लग रहा है गवर्नमेंट ने GST अपना कम कर दिया? गवर्नमेंट ने GST इसीलिए कम किया, गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ाना चाहती है। कंजम्पशन अचानक से कम होने लगा था जो गवर्नमेंट को दिख रहा था, और टैक्स बेनिफिट देने से डायरेक्टली कंजम्पशन इंक्रीज होता है। कंजम्पशन इंक्रीज तो हुआ बट वो बूम बस्ट टाइप हुआ। बूम बस्ट मतलब बहुत सारे लोग को उम्मीद थी GST कम होगा इसलिए लोगों ने सामान नहीं खरीदा था, अचानक से उन्होंने बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिया और फिर वापस से कंजम्पशन जो है वो कम हो गया है। तो ये आपको GST कलेक्शन में भी देखने को मिल रहा होगा कि कंजम्पशन जो है कम है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बाजार में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बट दीज आर निट पिकिंग्स आप जिनको बोल सकते हो। इकोनॉमिकल फैक्टर्स वो हैं जो सुधर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे, तो इनके कारण भी मार्केट क्रैश नहीं हो सकता। मार्केट तभी क्रैश होता है फंडामेंटल रीजंस के कारण जब एक लेवल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फंडामेंटल रीजन के कारण बाजार स्लोली नीचे गिर सकता है और फिर कोई इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल या सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद ही पैनिक होता है, तभी मार्केट क्रैश होता है। तो कभी भी इकोनॉमिकल रीजन से मार्केट क्रैश नहीं हो सकता, मार्केट में स्लो डाउन आ सकता है, मार्केट धीरे धीरे गिर सकता है। इकोनॉमिकल स्लो डाउन और प्लस कोई एक्स्ट्रा ऐसे होता है ना, जैसे लोहा काफ़ी गर्म था, आपने हथौड़ा मारा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो ये लोहा गर्म करने का काम करते हैं। दे डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रैश, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ स्टिल आई विल से साइडवेज डेटा है, इतना भी नेगेटिव डेटा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स। RBI का इवेंट कंप्लीटली साइडवेज हो गया, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, ये इवेंट साइडवेज हो गया। ग्लोबल फैक्टर में मैं अभी आता हूँ। इंडिया US की ट्रेड डील 10 तारीख से मीटिंग होने की बात चल रही है, ठीक है। अगर इस बार इंडिया US की ट्रेड डील साइन हो जाती है तो इससे हमें थोड़ी उम्मीद रहेगी कि भाई आप थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर दो। तो यही एकमात्र उम्मीद बची है इंडिया के हिसाब से जो अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकती है। कोई आसपास इलेक्शंस नहीं है अभी, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में टाइम है थोड़ा, आसपास कोई इलेक्शन नहीं है, कोई खास डेटा नहीं है, तो केवल इसी से हमारी उम्मीद बची है कि कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सबसे बड़ी वजह हमारे मार्केट के गिरने की, हमारे मार्केट के फॉल करने की सबसे बड़ी वजह है फेड के रेट कट के डिसीजन की उम्मीद। तो हम भैया उम्मीद में गिर रहे हैं, पूरा ग्लोबल मार्केट अभी उम्मीद में नहीं गिर रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट डर में गिर रहा है कि फेड रेट कट में इस बार क्या होगा, उस चीज़ का हमें डर है, उम्मीद है, तो लोगों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ की जा रही है। तो ये जो 2 दिन की गिरावट आई है ये खैर 10 तारीख को आने वाला है नतीजा, 10 तारीख को 10 तारीख को हमें क्लियर होगा कि फेड ने क्या डिसाइड किया, और फिर शायद 11 तारीख को हम इस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। ये डेट्स अभी आई एम नॉट श्योर यही डेट्स है, बट यही डेट्स आई थिंक, वो तो खैर आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, अपडेट्स आप देखते रहना। लेकिन ज़रूरी ये है कि भैया हम इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फेड रेट कट अगर क्लियर हो जाए और इस बार अगर रेट कट कर देते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो मार्केट वापस से बाउंस बैक कर जाएंगे, और अगर रेट कट में कुछ नेगेटिविटी आती है तो हम गिरना शुरू कर जाएंगे। तो अभी जो फॉल है उसको बोलते हैं इवेंट के बिफोर के स्क्वायर ऑफ होने वाली फॉल। तो अभी मार्केट में कोई भी फ्रेश सेलिंग नहीं आ रही है, इट्स जस्ट अ स्क्वायर ऑफ ट्रेड्स। जो भी सारे पॉजिटिव पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुक किया जा रहा है, लोग अपनी पोजीशन ऊपर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो दिस वाज द रीज़न फॉर दीज फॉल्स। अगर आपको ये सारे रीज़न समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ये फेड रेट रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हो ना तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से 2 फायदे होते हैं, पहला अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसके लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। दूसरा इस चैनल की भी बहुत ज़्यादा मदद होती है, मेरी भी बहुत ज़्यादा मदद होती है, लोगों को यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करता है अगर आप किसी का चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं तो काफ़ी बढ़िया भी लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा चार्ट के बारे में। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, आप देखो यहाँ भी गिरावट थी और आज भी शायद हमें एक रेड कैंडल ही बनती हुई दिखे। आज है 9 तारीख और कल होने वाला है 10 तारीख, तो कल शायद इसका फैसला आ जाएगा। यस, आप देख सकते हो 11 तारीख को रात को 12:30 बजे, यानी रात 10 तारीख के रात को ये फैसला हो जाएगा 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कि क्या रेट होता है। मतलब 11 तारीख की सुबह मान लो हम उसमें रिएक्ट कर रहे होंगे और 10 तारीख के रात को अमेरिका रिएक्ट कर रहा होगा। तो ये अमेरिका में भी इसीलिए गिरावट आई है। निफ्टी का चार्ट आप देखते हो, इसीलिए ये गिरावट हमें निफ्टी के चार्ट में भी देखने को मिली है, ये जो हमें फॉल देखने को मिल रहा है। ये तो मिड कैप का चार्ट था जो लास्ट में थोड़ा रिकवर किया। मैं आपको स्मॉल कैप का भी चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है और इसमें एक ब्रेकडाउन सा हमें देखने को मिला है। अभी ब्रेकडाउन कन्फर्म होता है नहीं होता है वही देखने वाली बात रहेगी। आप इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो या इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो। अभी ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ नहीं है, अभी तो एक खैर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाता है तो
स्मॉल कैप काफ़ी बेयरिश हो जाएगा। देखो ये निफ्टी का चार्ट है, मैं इसका आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ। आप मंथली चार्ट देख रहे हो, हमारे यहाँ पर जैसे इस तरीके से एक पॉज वाला पीरियड क्रिएट हुआ था 2021 और 2022 में, और फिर 23 से लेके 24 तक हमें मोमेंटम देखने को मिला, और फिर 24 के मिड से अब 2025 से मान लो, और फिर से वही पॉज वाला मोमेंटम जो है वो क्रिएट हो रहा है, और इस पॉज वाले मोमेंटम को लंबा भी खींचा जा सकता है। तो मार्केट अभी इसी साइडवेज स्टेट में है। जब भी मार्केट ऐसे पॉज रहता है ना, ऐसे इस तरीके से एंगल में रहता है, तो कभी भी आप रैंडम इन्वेस्टिंग करके पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि पूरा मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा रहा होता है। यहाँ पर केवल कुछ सेक्टर्स जो हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, और वो भी सेक्टर्स का ऊपर जाना परमानेंट नहीं होता। 1 या 2 क्वार्टर कोई सेक्टर चलता है, फिर वो सेक्टर भी रोटेट हो जाता है। तो इस टाइम पैसा उसी का बनेगा इन्वेस्टिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में, जहाँ पे आप सही से सेक्टर आइडेंटिफाई कर पाओगे और फिर वहाँ पे कुछ बेटर स्टॉक्स को चूज कर पाओगे। अगर आप बेकार स्टॉक या बेकार सेक्टर में हो तो आपका पैसा नहीं बनेगा, और यही बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है। मार्केट उतना गिरा नहीं है, बट लोगों का पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, और यही वजह है कि लोगों के बीच में फियर भी क्रिएट हो रहा है। इसीलिए लोग एक रेड कैंडल पे डर जाते हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो पहले ही -10%, -15%, -20% चल रहा है, और एक दिन 1% की गिरावट आती है, पोर्टफोलियो 2, 2.5, 3% गिर जाता है। तो निफ्टी 1% नहीं दिखता है, पोर्टफोलियो की गिरावट हमें ज़्यादा दिखती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि खराब स्टॉक्स निकाल दीजिए, अच्छे स्टॉक्स में अभी भी इन्वेस्टेड रहिए। फ्रेश पोजीशन आप बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू लेके अभी मत बनाइए, लॉन्ग टर्म व्यू लेके वही बनाइए जिसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक बढ़िया लग रहा है। अगर आप किसी सेक्टर में लॉन्ग टर्म बेट कर रहे हो तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा। मार्केट के हिसाब से सेक्टर बहुत क्विकली रोटेट हो रहे हैं, तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 2 से 4 महीने, 5 महीने का स्विंग ट्रेड इज एनफ। इतना बड़ा अगर आप स्विंग ट्रेड किसी सेक्टर में पकड़ लो तो वो मोर देन एनफ है। इससे ज़्यादा लंबा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फंडामेंटल इंडिविजुअल स्टॉक्स है उसको आप अपने हिसाब से लंबा होल्ड कर सकते हो, अगर आप कंपनी पे ट्रस्ट करते हो तो इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बुरा तब लगता है जब लोग शुरू के 1 मिनट या थंबनेल देख के किसी सजेशन में पहुंच जाते हैं और फिर कमेंट में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपने अब तक पूरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।